भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वो लाइट चालू करिए। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। गंगा का जो परिभाषा लिखा लक्षण लिखा है, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह। खाता बने। खात वही खात बनेगा। खाता अवच्छिन्न, अवच्छिन्न के साथ का स्वर्ण दीर्घ है। अवच्छिन्न खाता अवच्छिन्न, अवच्छिन्न नहीं आगे। हाँ खात। चलिए देखिए, तो वयम तो ब्रूमा से चल रहा था कि स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचक पदानाम एक देश परत्वेपि न लक्षणा। वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शक्ति उपस्थितयोर विशिष्टयोर अभेदान्वयानुपत्तौ। शक्ति से उपस्थित जो विशिष्ट है, विशिष्ट के अभेद के अन्वय की अनुपत्ति होने पर क्या करेंगे? विशेषयो शक्ति उपस्थितयोर एवं अभेदान्वया विरोधा। जो विशेष है दो, शक्ति से उपस्थित है, क्योंकि जब विशिष्ट की उपस्थिति विशेष से प्रधान होता है ना, इसलिए स्वतंत्र रूप से उपस्थित है। इसलिए विशेष से जो शक्ति से उपस्थित है उसका अभेद अन्वय होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे यहाँ दे दी, यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपद वाच्य एक देश। घटपद वाच्य है घटत्व विशिष्ट घट, उसका एक देश कौन हो गया? घटत्व। तो घटत्व से अयोग्यत्व भी, घटत्व तो योग्य नहीं है क्योंकि अनित्य नहीं है। अनित्यत्व इसके साथ उसका अन्वय होगा नहीं। फिर भी अनित्यत्व के साथ अन्वय के कौन योग्य है? घट। योग्य घट व्यक्त्या से अनित्यत्वान्वय। योग्य घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय हो जाएगा। यत्र पदार्थक देश से विशेषणतया उपस्थिति। जहाँ पे पदार्थ का एक देश विशेषण रूप से उपस्थित है, तो विशेषण स्वतंत्र नहीं होता है, विशेष स्वतंत्र होता है। घट का रूप स्वतंत्र नहीं है, रूप तो घट में ही रहेगा। तो विशेषण स्वतंत्र नहीं होता है, विशेष से स्वतंत्र होता है। इसलिए विशेषण की जब स्वतंत्र रूप से उपस्थिति कराना है तो लक्षणा चाहिए। वही कह रहे हैं, यत्र पदार्थेक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति। जिस पदार्थ के एक देश को हम अन्वय कराना चाहते हैं, जो मतलब जिसका अन्वय होना चाहिए, तो उसका अगर विशेषण रूप से उपस्थिति है तब तो स्वतंत्र रूप से उपस्थित तो नहीं है। तत्रैव स्वातंत्रेण उपस्थितये। वहीं पे स्वतंत्र रूप से उपस्थिति के लिए लक्षणाभ्युपगम। जो विशेषण है उसकी स्वतंत्र रूप से उपस्थिति कराने के लिए लक्षणा मान लेना पड़ेगा। यथा घटो नित्य। घटो नित्य है तो घट जो व्यक्ति है वह नित्य है क्या? नहीं। तो घटत्व विशिष्ट घट की उपस्थिति हो रही है, तो विशेषण है घटत्व, वह नित्य है। किंतु उस घटत्व का ये जो स्वतंत्र रूप से उपस्थिति नहीं है घटपद के द्वारा, क्योंकि घटत्व घट में विशेषण बन करके उपस्थित हो रहा है। इसलिए स्वतंत्र रूप से उपस्थिति के लिए घटपद की लक्षणा कहाँ करनी पड़ेगी? घटत्व में। तो घटत्वम नित्यम ऐसा अन्वय हो जाए। यथा घटो नित्य इत्यत्र घट पदार्थ घटत्व से शक्त्या स्वातंत्रेण अनुपस्थित्या। घटपद की जो है शक्ति घटपद से घटत्व की शक्ति वृत्ति से स्वतंत्र रूप से उपस्थिति नहीं होने से तादृशोपस्थित्यर्थम, उस प्रकार की उपस्थिति के लिए, स्वतंत्र रूप से उपस्थिति के लिए घटपदस्य घटत्वे लक्षणा। इस तरह से वहाँ लक्षणा होती है ऐसी जगह। लेकिन जहाँ विशेष से उपस्थित है और विशेष से में हमको अन्वय कराना है तो फिर वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। एवमेव तत्वमसि इत्यादि वाक्ये भी न लक्षणा, यहाँ न लक्षणा कर लेना। न जिस पुस्तक में नहीं हो वो लिख लेना, और जिस पुस्तक में है तो डबल नहीं कर देना, एक ही रहने दो। दो कर दोगे तो एक ही बार। एवमेव तत्वमसि इत्यादि वाक्ये भी न लक्षणा।
इसी प्रकार से तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लक्षणा नहीं है, आवश्यक है। स्वयं देवदत्ता में जैसे बताए विशेष ले लिए तो लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, तत्वमसि में भी विशेष को लेने पर लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। अन्य ग्रंथों में फिर लक्षण क्यों बताते हैं? अरे अन्य ग्रंथों में बताते बोल रहे हैं ना, बता रहे, यहाँ भी बता रहे, क्यों बताते हैं, चिंता क्यों कर रहे, दिखा रहा है ना। हाँ, शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोस् तत्त्वं पदार्थयोर अभेदान्वये बाधका भावा। तत् और त्वम पदार्थ चेतन, तो चैतन्य की स्वतंत्र रूप से उपस्थिति है कि नहीं, विशेष तो स्वतंत्र ही होता है। तत्पदार्थ लो चाहे त्वम पदार्थ लो, तत्पदार्थ मतलब सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन, और त्वम पदार्थ जो अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट। तो विशेषण भले स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं है, विशेष चैतन्य तो स्वतंत्र रूप से उपस्थित माना जाता है, इसलिए चैतन्य की उपस्थिति के लिए लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब उनमें विशिष्ट का अभेद अन्वय करने में बाधक है, कोई विरोध हो रहा है, तो विशेष में अन्वय मान लो, अभेद अन्वय, तो वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोस् तत्त्वं पदार्थयोर अभेदान्वये बाधका भावात्, उनका अभेद अन्वय में कोई बाधक नहीं है। क्योंकि नहीं तो ऐसा कहोगे कि नहीं मन मानना पड़ेगा, तब तो हर जगह फिर तो लक्षणा होगी, लक्षणा से कहीं बच नहीं पाओगे, तब तो हर जगह लक्षणा हो जाएगी। देखो जैसे देखा अन्यथा गेहे घटो, घर में घट है, घटे रूपम, घट में रूप है, घटम आनेय इत्यादि। तो यहाँ पे देखो घर के भीतर घट है, घर गे है, गे यानी गेहत तो विशिष्ट गे है। अच्छा वो तब यहाँ गे अन्यथा गेहे घटो, क्योंकि जहाँ स्वतंत्र रूप से विशेष उपस्थित है तो भी लक्षणा मानोगे, फिर तो लक्षणा हर जगह करना पड़ेगा। गेहे घटो, घटे रूपम, घटम आने, घर में घट है, घट में रूप है, रूप में घट को लाओ इत्यादि। घटत्व गेहत्व आदेर अभिमत अन्वय बोधा योग्यतया। देखो आनयन क्रिया में घटत्व का अन्वय होगा, अरे कहाँ होगा, घटत्व लाया जाता है, घट लाया जाता है, घटत्व लाया जाता है, घट लाया जाता है, घटत्व का अन्वय नहीं होता है। तो घटत्व गेहत्व आदेर अभिमत अन्वय बोधा योग्यतया, घटत्व का थोड़ी आनयन क्रिया करना है, घट को लाना है, जाति थोड़ी आती है। इसलिए घटत्व गेहत्व आदि अभिमत अन्वय बोधा योग्यतया, घटत्व गेहत्व आदि में अभिमत अन्वय जो है आनयन क्रिया का अन्वय नहीं होता है, अन्वय बोध के योग्यता नहीं होने से। केवल किसको लेना है हमको, केवल घट को लेना है। तब घट के लेने के लिए तब तो यहाँ भी धीर लक्षणा करो, घट को लाओ, तो घटत्व विशिष्ट घट की उपस्थिति हो रही है, और उसको छोड़ करके हमको केवल घट लेना है, तो यहाँ भी तब तो लक्षणा करो। तब तो मतलब लक्षणा से कहीं आप बच नहीं पाओ, हर जगह लक्षणा करनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ विशेष की स्वतंत्र रूप से उपस्थिति हो रही है, विशेष का अन्वय हो रहा है आनयन आदि क्रिया में, गाय लाओ, तो गाय को तो आनयन क्रिया में अन्वय हो सकता है। तो वहाँ पे ये नहीं कि आनयन क्रिया में अन्वय करने के लिए गो पद की लक्षणा केवल गो व्यक्ति में करेंगे, वहाँ लक्षणा नहीं करनी पड़ती। ऐसे हर जगह लक्षणा मानोगे तो जो है कोई भी वाक्य बचेगा नहीं, ठीक है, सर्वत्र लक्षणा होने की आपत्ति आएगी। इसलिए जहाँ पे स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो रहा है अन्वय योग्य पदार्थ है ना, वहाँ पे लक्षणा नहीं मानी जाती, बल्कि सीधे अन्वय किया जाता है। तो विशेष जो है स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, इसलिए विशेष की उपस्थिति के लिए लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो तत्वमसि में देखो विशेष चैतन्य है, त्वम पदार्थ में भी विशेष चैतन्य है, तत्पदार्थ में भी विशेष चैतन्य है, दोनों का अन्वय विशेष में ही अन्वय कर दो। विशिष्ट में अन्वय करने में विरोध हो रहा है, विशेष का अन्वय करो, अभेद अन्वय, क्या विरोध है, कोई विरोध नहीं है, इसलिए लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। तो वह तत्रापि घटादि पदानाम विशेष परत्वम विशेष मात्र परत्वम लक्षणया एव स्यात्। नहीं तो तब तो वहाँ पे भी लक्षणा के द्वारा हो, तब तो हर जगह लक्षणा की आपत्ति आएगी। इसलिए वहाँ पे जैसे कि घट घट घटे रूपम घटम आने, यहाँ लक्षणा नहीं करना पड़ता। ऐसे तत्वमसि आदि में भी लक्षणा की आवश्यकता नहीं है।
तस्मात् तत्त्वमसि, देखो अब आपके प्रश्न का उत्तर कि क्यों मानते हैं। तस्मात् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणोक्तिर, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में आचार्यों की जो लक्षणा उक्ति है, लक्षणा का कथन किया है आचार्य ने, अभ्युपगमवादेन बोध्या, अभ्युपगमवाद से तार्किक मत को लेकर के, तार्किक लोग मानते हैं लक्षणा, उस मत को लेकर के अभ्युपगमवाद से। अभ्युपगमवाद क्या है? तो हिंदी वाली कैलाश वाली पुस्तक में तो हिंदी का दूसरा पैराग्राफ में दूसरी पंक्ति में देखो दिया है हिंदी में, अगले पृष्ठ पे 165 दूसरा पैराग्राफ भूल रहा हूँ 164 पे लोग ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, दूसरे पैराग्राफ पे दूसरी पंक्ति मिल गया ना। वादी बल परीक्षणार्थम अनिष्ट स्वीकारो अभ्युपगमः, वादी के बल की परीक्षा के लिए अनिष्ट को कुछ मान लेना, अनिष्ट को भी दूसरे की थोड़ा बल की परीक्षा के लिए मान लेना, तो जो है इसको कहते हैं अभ्युपगमवाद। तो वहाँ जो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में लक्षणा कहा गया, अभ्युपगमवाद से कहा गया है, तार्किक मत को लेकर के कहा गया है, स्वीकार थोड़ा कर लिए, वास्तव में लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ इन्होंने बताया। इस तरह से मुझे लगता है शायद आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलो देखो आगे देखिए, जहद अजहद लक्षणा उदाहरण। तो अब एक बड़ी समस्या हुई कि भाई जो जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण दे रहे थे, स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि, वहाँ तो लक्षणा ही नहीं मानी, तो फिर जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण क्या बनेगा आपके मत में? एक चीज छोड़ोगे तो फिर कई चीज छोड़नी पड़ती है। बोले घर छोड़ दूंगा तो शांति से रहूंगा, अरे घर केवल घर ही नहीं और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोग नहीं ना, घर छोड़ देंगे तो क्या शांति से रहेंगे? तो केवल घर ही नहीं छोड़ते ना, अभी थोड़ी घर छोड़ दिए हो, सुबह शाम जो है मम्मी पापा से बात कर रहे हो तो घर छोड़ने का फिर क्या महात्मा बनने का मतलब है ना? मम्मी जो है सुबह 4 बजे ही फ़ोन कर देती है, पापा भी बात कर लेते हैं सुबह शाम, तो फिर वही घर वाला माहौल तो यहाँ भी बन जाएगा तो फिर कहाँ से शांति मिलेगी? तो इसलिए एक छोड़ोगे तो और भी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखो ही कह रहे, फिर जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण आखिर क्या बनेगा? देखो ये फिर यहाँ बता रहे कि नहीं, जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण है हमारे पास। जहद अजहद लक्षणोदाहरणम, तो जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण क्या है? काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यादि एवं, काकेभ्यो दधिरक्षताम में जहद अजहद लक्षणा का उदाहरण है। क्यों? देखो बता रहे, तत्र शक्य काकत्व परित्यागे, काक में काकत्व रहेगा कि नहीं? शक्य है, शक्ति वृत्ति से उपस्थित हो रहा है। शक्य काकत्व का परित्याग करके अशक्य है ना, काक में दधि उपघातकत्व रहता है, किंतु दधि उपघातकत्व वह काक पद का शक्य है क्या? नहीं है। दधि उपघातक, दधि का कौवे को उसके सामने रख दो, दही खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा, आराम से खाएगा। तो दधि का उपघातक है, उसको नष्ट खाता है, खा के नष्ट कर देगा। तो दधि उपघातक तो काक में रहता है कि नहीं? रहता है। लेकिन वह काक पद का शक्य नहीं, शक्ति वृत्ति से दधि उपघातकत्व नहीं उपस्थित होता है। इसलिए दधि उपघातकत्व काक पद का शक्य हुआ कि अशक्य हुआ? अशक्य हुआ। जैसे मनुष्य पद कहने से क्या कोई बेईमान अर्थ निकलता है? लेकिन हो भी सकता है कोई आदमी मनुष्य का, कोई जो है बदमाश हो, बदमाश चोर व्यभिचारी ऐसा बहुत हो सकते हैं, तो मनुष्य पद का वो शक्य नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। इसी प्रकार काक पद का शक्य काकत्व है, दध्युपघातकत्व नहीं है। देखो वही कह रहे, तत्र शक्य काकत्व परित्यागेन अशक्य दध्युपघातकत्व पुरस्कारेण, अशक्य दध्युपघातकत्व ले लो तो जहद, हाँ कुछ लिए अशक्य दध्युपघातकत्व पुरस्कारेण, अशक्य काक पद का शक्य नहीं है लेकिन काक में रहता है, उस दध्युपघातकत्व धर्म को आगे करके
काके अकाके पी काक शब्द से प्रवृत्ति। काक शब्द की प्रवृत्ति काक में भी हो जाएगी और अकाक में भी हो जाएगी। तो दध्युपघातकत्व धर्म को लेकर के जो कि काक पद का शक्य नहीं है, वैसा दध्युपघातकत्व काक में रहता तो है, उसको आगे करके काक शब्द जो है काक में भी प्रयुक्त हो जाएगा और काक भिन्न में भी प्रयुक्त हो जाएगा। इस तरह से जहत अजहत लक्षणा उदाहरण, हाँ, कुछ को काकत्व को छोड़ दिए, सक्य काकत्व को लेते तो केवल काक का ग्रहण होता है, सक्य काकत्व को छोड़ दिए। और दध्युपघातकत्व काक में रहता है किंतु वह काक पद का शक्य नहीं है, तो भी उस धर्म को के माध्यम से दध्युपघातकत्व धर्म को लेकर के काक पद किसको बोलेगा? सभी को, काक अकाक सबको बोलेगा। तो जहत अजहत, जहत किसको छोड़ दिए? काकत्व को छोड़ दिए। अजहत यानी दध्युपघातकत्व को नहीं छोड़े, दध्युपघातकत्व को लेकर के उस धर्म के माध्यम से काक पद की प्रवृत्ति कहाँ पे हो जाएगी? काक अकाक सभी में हो जाएगी। तो जहत अजहत लक्षणा का ये उदाहरण हो गया। काक शब्द काके अकाके पी काक शब्द से प्रवृत्ति हो जाएगी। आदि से छत्रिणो यान्ति, छत्रिणो यान्ति छत्री पद छत्रीधारी में भी प्रयुक्त हो जाएगा और अछत्रीधारी में भी। तो जो है ये जहत अजहत लक्षणा का उदाहरण दे दी। जो अजहत लक्षणा वाला उदाहरण था ना, ये घसीट घसाट करके जो है भागते आग में ले भाई जो है कुछ नई चीज़ मानो तो बहुत कुछ और भी दिमाग का व्यायाम करना पड़ता है ना। यद्यपि वो हम लोग छत्रिणो यान्ति तो अजहत लक्षणा का घटाते हैं, काके विदधिरक्षताम भी अजहत लक्षणा में घटाते हैं। लेकिन जब इसको कुछ गड़बड़ कर दिए, जैसे किसी आदमी ने, कोई एक आदमी नहीं आया तो दूसरे को थोड़ा मेहनत करनी और ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ऐसे ही ये चक्कर यहाँ पे आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए महाराज का 3 है ना, जब एक नहीं आता 2 में मैनेज करना पड़ता है। हाँ, वही तो बात है। लक्षणा बीजम तू तात्पर्यानुपत्ति रेव। अब यहाँ लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है? लक्षणा का बीज क्या है? तो देखो लक्षणा का बीज, क्यों लक्षणा करते हैं? कोई शौक चढ़ी है क्या? वैसे ही लक्षणा करते रहते हैं सुबह शाम, खाली बैठे हैं? बोले नहीं, जहाँ तात्पर्य नहीं बन रहा हो तब लक्षणा करते। लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्ति रेव। चलो भाई आप बताओ, तात्पर्यम किम, तात्पर्य किसे कहते हैं? तात्पर्य क्या है? यथार्थ ज्ञान तात्पर्य का नहीं, आप बोलिए। आप बोलिए। वक्तुरिच्छा तात्पर्य, वक्ता क्या कहना चाहता है। जैसे आप कोई एक बात बोले, शाब्दिक अर्थ कुछ अलग निकल रहा है लेकिन आप कहना कुछ और चाहते हैं, तात्पर्य इसको कहते हैं तात्पर्य। शाब्दिक अर्थ कुछ और है लेकिन वो, जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ बोला, अरे ये तो बहुत महान है है कुछ जो चिढ़ा रहा है, अरे तो इनके जैसा तो विद्वान मैंने देखा ही नहीं है कोई मूर्ख है, उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोल दिए, अरे इनके जैसा विद्वान तो मैंने देखा ही नहीं। तो विद्वान शब्द से बोल तो रहे हैं लेकिन वो विद्वान नहीं बोल रहे हो, वो महामूर्ख बोल बताना चाहते तात्पर्य जो है अलग हो गया ना। वो वक्ता क्या कहना चाहता है इसको कहते हैं तात्पर्य। तो इस तरह से देखो लक्षणा बीजम लैसे तो तात्पर्य वक्तुरिच्छा तात्पर्य, यही जो है ये आ चुका है ना, पीछे आ चुका है तात्पर्य, वक्तुरिच्छा तात्पर्य। वक्ता क्या कहना चाहते इसको कहते तात्पर्य। तो तात्पर्य की अनुपत्ति, जहाँ तात्पर्य न बन पाए, तात्पर्य की अनुपत्ति हो, तब जो है शब्दार्थ नहीं लेकर के क्या लिया जाता है? लक्षणार्थ, लक्षणा करनी पड़ती है। लक्षणा बीजम तू तात्पर्यानुपत्ति रेव, न तो अन्वयानुपत्ति। अन्वयानुपत्ति नहीं, अन्वयानुपत्ति से भी लक्षणा हो सकती है लेकिन हर जगह नहीं हो पाएगी। लेकिन तात्पर्यानुपत्ति हर जगह रहती है, जहाँ जहाँ लक्षणा की जाती सब जगह तात्पर्यानुपत्ति रहती है।
जैसे देखो गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी है, तो अन्वय तो नहीं बन पा रहा है। झोपड़ी ये चलायमान धारा में तो नहीं रहेगी, अन्वय नहीं बन पा रहा है। तो अन्वयानुपत्ति से भी वहाँ लक्षणा की जा सकती है, लेकिन अन्वयानुपत्ति हर जगह नहीं लगेगा, है ना। यष्टि प्रवेशया, इन सब जगह पे। इसी प्रकार काके भेद अधिरक्षताम, अभी जो बताए, केवल काक से रक्षा करोगे तो वक्ता का जो तात्पर्य है दधि का रक्षण, वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। दधि के रक्षण में तात्पर्य है, तो उस तात्पर्य की अनुपत्ति होगी अगर केवल काक से बचाएंगे। इसलिए काक पद की लक्षणा जो है दध्युपघातकत्व धर्म को लेकर के काक और काक से भिन्न में भी, विडाल आदि में भी कर लिया जाता है। तो अन्वय तात्पर्य अनुपत्ति वहां लेना पड़ा, और जहाँ अन्वयानुपत्ति वहाँ भी तात्पर्य अनुपत्ति है। वक्ता का जो तात्पर्य है कि गंगा में झोपड़ी, तो प्रवाह में तो नहीं हो सकता है, तो प्रवाह के बगल में किनारे पे है, तीर पे है, तीर में झोपड़ी, तो तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा का बीज है, ना तो अन्वयानुपत्ति। अन्वय यानी संबंध, संबंध की अनुपत्ति होना ये नहीं, क्योंकि संबंध की अनुपत्ति कहीं कहीं तो हो सकती है, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ लक्षणा की जाती है हर जगह अन्वयानुपत्ति नहीं मिलेगा। देखो दिखा रहे उदाहरण, काक्योभ्यो दधिरक्षता मित्यत्र अन्वयानुपत्तिर अभावत, कौवे से दही की रक्षा करो, तो अन्वय नहीं हो सकता है। काक से रक्षा कर ले, बस काक आए उससे रक्षा किया, और बिल्ली आया तो नहीं रक्षा किया, तो बन नहीं जाएगा। रक्षण, दधि का रक्षण काक से हो सकता है कि नहीं? लेकिन वो केवल काक से रक्षा करोगे तो दधि बचेगी नहीं, काक से तो रक्षा होगी लेकिन अन्य से रक्षा नहीं हो पाएगी, यानी दधि दूसरा खा लेगा। तो इस तरह से वहाँ पे जो वक्ता का तात्पर्य है कि दधि का रक्षण होना चाहिए सबसे, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पे अन्वयानुपत्ति तो नहीं है, किंतु तात्पर्य अनुपत्ति हो रही है अगर केवल काक से बचाएंगे। इसलिए काक पद की लक्षणा वो जो है अन्य में भी करेंगे, दध्युपघातकत्व धर्म के माध्यम से काक और काक भिन्न में भी करना पड़ा। गंगायाम घोष इत्यादि तात्पर्यानुपत्तेरपि संभवात, गंगायाम घोष इत्यादि में अन्वयानुपत्ति है, तात्पर्यानुपत्ति भी है। इसलिए तात्पर्यानुपत्ति हर जगह रहती है, तो दो क्यों मानोगे भाई? एक ही मान लेंगे ना, जो हर जगह है वही मानो। लक्षणा का बीज हर जगह क्या है? तात्पर्यानुपत्ति। अन्वयानुपत्ति कहीं कहीं है लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। इसलिए तात्पर्य की अनुपत्ति होने से, तात्पर्य संभव नहीं हो पाने से लक्षणा की जाती, तो तात्पर्य की अनुपत्ति है लक्षणा का बीज। जैसे यष्टि प्रवेशया में भोजन भंडारे के लिए दंडी स्वामियों को बुलाया गया है, बाहर बैठे हैं, और जब भोजन का समय हुआ तो यष्टि प्रवेशया ऐसे कह दी, तो उनके दंड को उठा के अंदर रख देंगे। यदि भी उनके दंड को उठाने जाएंगे तो भी विरोध करेंगे, लेकिन रख सकते हैं फिर भी, यानी किन प्रकार। तो यष्टि प्रवेश अन्वय तो हो जाएगा, लेकिन तात्पर्य जो भोजन में है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि दंड तो भोजन नहीं करेगा ना, कि दंड खाएगा, दंड नहीं खाता है। तो दंड, इसलिए वो यष्टि का मतलब यष्टिधर, दंडी स्वामी, उनको प्रवेश कराओ। तो यष्टि प्रवेश है मतलब यष्टिधरान प्रवेश है। लक्षणा च न पद मात्र वृत्ति। देखो तार्किक लोग मानते हैं कि लक्षणा केवल पद मात्र की वृत्ति है, केवल पद की लक्षणा होती है, क्योंकि वो लोग लक्षणा का लक्षण करते हैं शक्य संबंध हो लक्षणा, तो शक्य तो केवल पद का होता है। शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है वो तो पद का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता नहीं। इसलिए शक्य संबंध हो लक्षणा, ऐसा लक्षणा का लक्षण होने से पद की लक्षणा तो होती है, वाक्य का कोई शक्य नहीं है, इसलिए वाक्य की लक्षणा नहीं होती। तो यहाँ इसका खंडन करे नहीं, तार्किक वाला नहीं मानना। लक्षणा च न पद मात्र वृत्ति ही, लक्षणा केवल पद मात्र में नहीं रहती है, किंतु वाक्य वृत्ति रपि, पूरे के पूरे वाक्य की भी लक्षणा होती है। इसलिए वाक्य वृत्ति भी है लक्षणा, वाक्य पद में तो रहती है, वाक्य वृत्ति रपि, अपि से पदवत, पद वृत्ति के समान वाक्य वृत्ति भी है। उदाहरण दे रहे, वाक्य
की लक्षणा का। यद्यपि ये प्रसिद्ध है, जैसे अर्थवाद वाक्य है कि अर्थवाद वाक्य कहीं निंदा की गई है किसी की, वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता, तो पूरे वाक्य की लक्षणा की जाएगी प्राशस्त में। वायु देवता बड़ा प्रशस्त है, इसलिए वायु देवता संबंधी याग करना चाहिए। तो पूरे वाक्य की लक्षणा की जाएगी वायु देवता के प्राशस्त में। वायु देवता बड़ा प्रशंसनीय है, बहुत तीव्र फल देने, जल्दी से फल दे देते हैं, तो प्राशस्त में लक्षण। तो वाक्य की लक्षणा हो गई ना अर्थवाद वाक्य में, इसलिए लक्षणा केवल पद का नहीं है, वाक्य का भी है। तो यहाँ तो उदाहरण देखिए, यथा गंभीरायाम नद्याम घोष, गंभीर गंभीर गहरी नदी में एक झोपड़ी है। इत्यत्र गंभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदाय से, वाक्य क्या है? पद समूह वाक्य। तो गंभीरायाम नद्याम में जो दो पद का समुदाय है, केवल नदी पद की लक्षणा तीर में नहीं, दोनों गंभीरायाम नद्याम, गंभीरा नदी, इन दोनों पदों की लक्षणा की जाएगी तीर में। तो गंभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षणा, तीर में लक्षणा होगी। क्योंकि अगर केवल नदी की लक्षणा कर दो नदी तीर में, तो जो नियम है पदार्था पदार्थे पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो एक देशेन, पदार्थ का अन्वय पदार्थ से होता है, एक देश से नहीं होता है। तो नदी का अर्थ किए नदी तीर, और गंभीर का अन्वय तीर में हो सकता है? गहरा तीर है कि नदी है? नदी है, लेकिन वो नदी के साथ अन्वय नहीं कर पाओ, क्योंकि नदी पद की लक्षणा आपने नदी तीर में किया। तो नदी तो तीर का विशेषण हो गई, वह गौण हो गई, और प्रधान कौन हो गया? तीर। तो पदार्थ का अन्वय पदार्थ से होता है, एक देश से नहीं, गौण अर्थ से नहीं होता है। तो गंभीर जो एक पद का अर्थ पदार्थ है, और नदी पद का अर्थ हो गया नदी तीर, तो तीर प्रधान हुआ, नदी प्रधान नहीं हुई। तो गंभीर का अन्वय तब तो तीर के साथ होने की आपत्ति आएगी। तो लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि गंभीर तो नदी है न कि तीर है। इसलिए गंभीरायाम नद्याम पूरे दोनों पदों की लक्षणा कर देंगे गंभीर नदी तीर में, दोनों पदों की गंभीर नदी तीर में ऐसे लक्षणा कर देंगे। यथा गंभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र गंभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षणा, तीर में लक्षणा पदद्वय समुदाय की करते हैं, नहीं तो एक देश अन्वय होने की आपत्ति आएगी। इसलिए पूरे वाक्य की लक्षणा कर देते हैं। ननु वाक्यार्थ से अशक्यतया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षण। अब वही न्यायिक शंका की है कि भाई लक्षणा का लक्षण होता है शक्य संबंधो लक्षण, तो वाक्य का तो कोई शक्य नहीं होता है, पद का शक्य होता है। पद की शक्ति होती कि वाक्य से की शक्ति होती? पद की शक्ति का ग्रहण होता है, वाक्य की शक्ति नहीं होती। इसलिए शक्ति वृत्ति से पद से जिस अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शक्य। तो शक्य तो शक्यार्थ पद का अर्थ होता है, पदार्थ को ही शक्यार्थ कहते, वह तो वाक्य का तो शक्य नहीं है। फिर शक्य संबंध रूपी लक्षणा वाक्य की कैसे हो सकती है? ननु वाक्यार्थ से अशक्यतया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षणा, शक्य संबंध रूपा लक्षणा कैसे हो पाएगी? तो यहाँ पे सिद्धांती जवाब दे रहा, उच्यते, बताते हैं, उच्यते केन, हाँ उच्यते मया वेदांतिना सिद्धांतिना, तो यहाँ पे बता रहे शक्त्या यत्पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। ज्ञाप्यते के पहले वस्तु क्या कुछ है क्या? शक्त्या ज्ञाप्यते तत्संबंधो, यत्पद संबंधेन वस्तु कुछ है? नहीं, ठीक है, कोई नहीं। शक्त्या यत्पद संबंधेन ज्ञाप्यते, शक्ति वृत्ति के द्वारा यत्पद संबंधेन ज्ञाप्यते, पद संबंध से जिसका ज्ञापन होता है, जिसका बोध होता है, जो ज्ञान का विषय बनता है, तत्संबंधो लक्षणा, उसका संबंध लक्षणा है। तो देखिए शक्ति वृत्ति से पद संबंध के माध्यम से जिसका ज्ञापन हो, तो शक्ति वृत्ति से तो जो है पद के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान होकर के वाक्यार्थ बोध नहीं होता। देखो
पद को उच्चारण हुआ, पद ज्ञात हुआ, तो पद की शक्ति के स्मरण होकर के पदार्थ का स्मरण होगा। शक्ति के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान होगा, और पदार्थ का ज्ञान होकर के उन पदार्थों का अन्वय होकर के क्या होता है? वाक्यार्थ बोध। तो शक्ति से ज्ञाप्य जैसे पदार्थ हुआ वैसे वाक्यार्थ नहीं हुआ, परंपरा संबंध से वाक्यार्थ भी हो गया। शक्ति ज्ञाप्यस्य यथा पदार्थस तथा वाक्यार्थोपि, वाक्यार्थ भी शक्ति से ज्ञाप्य होता है कि नहीं? ज्ञापित होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो वाक्यार्थ, तो शक्ति से ज्ञापित हुआ वाक्यार्थ। इसलिए तो जैसे पद का शक्य हुआ पदार्थ, शक्ति, क्योंकि देखिए लक्षण ये देखो, शक्त्या यद संबंध यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। ठीक है, तो ये जो शक्ति वृत्ति से जो पद संबंध से ज्ञापित हो, जिस वस्तु का जो जिसका भी ज्ञापन हो उसका संबंध लक्षण। तो शक्ति ज्ञाप्य से यथा पदार्थ, शक्ति के द्वारा ज्ञापित होता जैसे पदार्थ, तथा वाक्यार्थोपि, इसी प्रकार वाक्यार्थ भी शक्ति से ज्ञापित होता है। इति न काचिद अनुपत्ति, कोई अनुपत्ति नहीं है। इसलिए वाक्य का भी वाक्यार्थ भी हो गया शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य, तो शक्ति ज्ञाप्य पदार्थ भी हो, वाक्यार्थ भी हो। ऐसा होने से तो वाक्य की लक्षणा होने में कोई जो है, जैसे पद की लक्षणा हुई, पद का पदार्थ होता है तो पद की लक्षणा, तो शक्ति के ही द्वारा ज्ञापित हो रहा है वाक्यार्थ, वो पूरे वाक्य से मालूम पड़ेगा। पद संबंध के माध्यम से वाक्य से वाक्यार्थ मालूम पड़ा, वह भी शक्ति ज्ञाप्य हुआ कि नहीं? शक्ति ज्ञाप्य होने की वजह से उसका भी संबंधी जो होगा वो लक्षणा। ठीक है, वाक्यार्थ संबंधी जो हुआ वो लक्षणा, उसको वहां लक्षणा रहेगी। तो देखो, केवल शक्य संबंधो लक्षणा ऐसा नहीं करके, शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा, शक्ति वृत्ति से पद संबंध से जो वस्तु ज्ञापित होती है उसका संबंध लक्षणा। तो शक्ति वृत्ति से, शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य जैसे पदार्थ हो रहा है, इसलिए पद की लक्षणा मानते हैं। तो शक्ति वृत्ति, शक्ति के द्वारा ज्ञापित वाक्यार्थ भी होता है, तो वाक्य की लक्षणा क्यों नहीं मानी जाएगी बताओ? इसलिए वाक्य की भी लक्षणा होती है। तो पूरे के पूरे वाक्य की इसीलिए लक्षणा, वायुरेच्छे पिष्ठा देवता, और जो स प्रजापति आत्मनो वपाम उदक हिदत, प्रजापति ने अपनी चर्बी को निकाल लिया, तो वपा याग को बहुत प्रशंसा में वहाँ पे लक्षणा होगी। पूरे की पूरे अर्थवाद वाक्य की क्या किसमें लक्षणा हो जाती? प्रशंसा में, कहीं निंदा में। बरहि शिवरजतम न देयम, स्व अरोधित यद अरोधित तद रुद्र से रुद्रत्वम, ये सब जो वाक्य है, तो कहीं निंदा में लक्षणा होती, कहीं जो है प्रशंसा में। तो भाई जो है लक्षणा है, लक्षणा के ये लक्षण लेना। शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा, शक्ति से पद संबंध से जो ज्ञापित हो रहा है, कौन कौन ज्ञापित होगा? पदार्थ और वाक्यार्थ। तो पदार्थ का संबंध वहाँ पद को लेकर के लक्षणा हो गई, और जहाँ वाक्यार्थ का संबंध लेंगे, वाक्यार्थ भी शक्ति से ज्ञापित हो रहा है पद संबंध से, तो उस वाक्यार्थ का जहाँ संबंध है वो उसको क्या कहेंगे? वाक्य की लक्षणा हो गई वहाँ पे। जैसे पूरे जो है विषम भुंक्षुआ, तो विष भोजन नहीं लेकर के शत्रु गृह से निवृत्ति, इसकी लक्षणा। तो वहाँ पे शत्रु गृह से निवृत्ति अर्थ लिया जाता है, तो पूरे उसकी लक्षणा कर लेंगे, शत्रु गृहात निवृत्ति। विष भक्षण में लक्षणा नहीं मानी जाती, उसके समय शक्ति वृत्ति से नहीं माना जाता, क्योंकि विष भक्षण के लिए कोई कहेगा नहीं ना अपने पुत्र आदि को। तो देखो, एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्ते लक्षणा। तो इस तरह से जो अर्थवाद वाक्य प्रशंसा रूप है वाक्य, उस वाक्य की लक्षणा क्या होती? प्राशस्त्य में, बहुत प्रशंसनीय है। स वायुरेच्छे पिष्ठा देवता, तो इस पूरे अर्थवाद वाक्य से क्या मालूम पड़ेगा कि वायु देवता बड़ा प्रशंसनीय है, इसलिए वायु देवता संबंधी याग करना चाहिए।
हाँ, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम। और जो निंदा वाला अर्थवाद है, हाँ, उसकी लक्षण कहाँ कर देंगे? निंदा में, पूरे वाक्य की। स्व अरोदित इत्यादि, स्व अरोदित यद अरोदित तद रुद्र से रुद्रत्वम, वह रोया, वह अग्नि रोया, जो रोया अग्नि ने, वो तो अर्थवाद आता है ना पूरा, कि क्या हुआ कि जब एक बार देवता और असुरों में संग्राम हुआ तो देवताओं को ये लगा कि हो सकता है हम हार जाए, तो असुर लोग हमारा पूरी संपत्ति ले लेंगे, इसलिए देवताओं ने अपनी पूरी संपत्ति अग्नि को दे दिया। तो अग्नि को दे दिया तो वहाँ पे अग्नि ने उन सबको पूरे जो संपत्ति थी, सोना चांदी, सबको जो है पीस करके पी लिया अग्नि। और संयोग से उस युद्ध में असुर हार गए, देवता जीत गए। देवता लोग जीत करके बड़े, चलो भाई अपनी संपत्ति वापस ले लेते। अग्नि के पास गए, अग्नि भागा और जाके कहीं जलाशय में छुप गया। फिर वहाँ मछलियों ने बताया यहाँ छुपा हुआ है, फिर वो निकाले उसको। फिर अग्नि रोने लग गया, तो रोने लग गया तो उसकी आंखों से आंसू निकले, वो आंसू से ही रजत बन गए। इसलिए जो रजत की उत्पत्ति किससे हुई है? अश्रु से। रजत की उत्पत्ति अश्रु से हुई है, इसलिए जो याग में रजत दान करेगा उसको साल भर के भीतर रोना पड़ेगा। तो मतलब पूरे के पूरे अर्थवाद की निंदा में लक्षणा हुई कि याग में रजत दान नहीं करना चाहिए। स्वआरोदित, यहाँ तो थोड़ा सा दे दिए, कहीं अन्यत्र आता है पूरा मीमांसा के ग्रंथों में। स्वआरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्यानाम निंदितत्व लक्षणा। निंदा अर्थवादों की किसमें लक्षणा होती है? निंदितत्व, निंदा में लक्षणा होती है। अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त्यादि लक्षणाभ्युपगम्य एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति संभवे। देखो, अगर वाक्य की लक्षणा नहीं मानोगे, अर्थवाद में होने वाले किसी एक पद की लक्षणा निंदा में अथवा प्रशंसा में मान लोगे तो बाकी पद क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। देखो वही कहे, अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त्यादि लक्षणाभ्युपगम्य। अर्थवाद में होने वाले पदों की प्राशस्त्यादि में, प्रशंसा आदि में लक्षणा स्वीकार करने पर एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति संभवे, तब तो एक ही पद से लक्षणा से प्रशंसा अथवा निंदा की उपस्थिति संभव है, तो पदांतर वैयर्थ्यम स्यात्, अन्य पद का क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूरे वाक्य की लक्षणा माननी पड़ेगी, नहीं तो अन्य पद व्यर्थ हो जाएंगे। एवं च विधि अपेक्षित प्राशस्त्य आदि रूप पदार्थ प्रत्यायकतया, विधि के द्वारा अपेक्षित है प्राशस्त्य। प्राशस्त्य जो है एक पदार्थ है ना, किंतु पूरे वाक्य के द्वारा प्राशस्त्य की लक्षणा हो रही। प्राशस्त्य जैसे यह बड़ा प्रशस्त है, तो प्रशस्त शब्द के द्वारा किसका बोध होता है? प्राशस्त्य का बोध होता है। तो पदार्थ हुआ कि वाक्यार्थ हुआ? पता वाक्यार्थ क्या हुआ? घट पदार्थ है कि वाक्यार्थ है? पदार्थ है। प्राशस्त्य पदार्थ है, लेकिन पूरे वाक्य के द्वारा वहां लक्षित हो रहा है। उस जगह पे, हर जगह थोड़ी, उस जगह पे प्राशस्त्य किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा भले लक्षित हो रहा है, लेकिन वो पदार्थ है, एक पद का अर्थ होता है। देखो यहाँ पे एवं च विधि अपेक्षित, विधि किसकी अपेक्षा करेगी? प्राशस्त्य की। जब आदमी को मालूम पड़ेगा ये जो वाक्य, ये याग जो है बड़ा प्रशंसनीय है, तो व्यक्ति याग करेगा। और जब मालूम पड़ेगा कि याग कोई खास नहीं है तो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो एवं च विधि अपेक्षित, विधि के द्वारा किसकी अपेक्षा है? प्राशस्त्य की, प्रशंसा की। उस प्राशस्त्य रूपी पदार्थ, रूप पदार्थ प्रत्यायकतया, उस प्राशस्त्य रूपी पदार्थ का ज्ञापक कौन है? पूरा का पूरा वाक्य, अर्थवाद पद समुदाय से। भाई विधि को जो है उसकी प्रशंसा होगी तभी व्यक्ति करेगा। निषेध जो है, जिसको निषेध करना है उसकी निंदा करनी पड़ेगी ना, तभी आदमी के दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए विधि के द्वारा अपेक्षित किसकी है अपेक्षा? विधि किसकी अपेक्षा करती? प्राशस्त्य की। और प्राशस्त्य पदार्थ है कि वाक्यार्थ है?
उसका ज्ञापक कौन यहाँ पे हो रहा है? प्रकृति स्थल में पूरा का पूरा वाक्य, वायुरय छेपिष्ठा देवता, है ना। इसलिए प्रत्यायकतया ज्ञापकतया अर्थवाद पद समुदाय से पदस्थानीयतया, इसलिए अर्थवाद पूरा पद समुदाय अर्थवाद वाक्य क्या हो गया? एक पद स्थानीय हो गया, क्योंकि एक पदार्थ का बोध कर रहा है, इसलिए वो पद स्थानीय हो गया कि नहीं? वो पद स्थानीय हो गया। जैसे कोई जो है एक पहलवान जिसको खींच ले, उसको तो 50 लड़के मिल करके, छोटे छोटे लड़के 50 मिल करके खींचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? प्राशस्त एक पद का अर्थ है, लेकिन पूरे अर्थवाद वाक्य के द्वारा उसका बोध हो रहा है। इसलिए अर्थवाद वाक्य क्या हो गया? किम स्थानीय हो गया? पद स्थानीय हो गया। इसलिए पद स्थानीयतया विधि वाक्य ने एक वाक्यत्वम, उस अर्थवाद वाक्य का विधि वाक्य के साथ जो एक वाक्यता होती है, एक अर्थ प्रतिपादकत्व तो आता है, मिल करके एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। हाँ, इति भव, हाँ, एक विधि वाक्य ने एक वाक्यता भवत इति अर्थवादानाम पदैक वाक्यता। इस तरह से अर्थवादों का विधि वाक्यों के साथ कैसी एक वाक्यता है? पदैक वाक्यता, क्योंकि एक पदार्थ का प्रतिपादन करके विधि वाक्य के साथ चरिता, हाँ, उस याग को प्रशस्त बोध करा करके चरितार्थ हुए, तो विधि के साथ एक वाक्यता होगी। विधि जिसका प्रतिपादन कर रही है, अर्थवाद क्या कह दे रही है? बहुत अच्छा है, तो विधि में प्राशस्त्य का प्रतिपादन करके चरितार्थ हुआ, इसी कहते एक वाक्यता, एक अर्थ प्रतिपादकत्व, एक वाक्यता का मतलब होता है। इसलिए अर्थवादों की विधि वाक्यों के साथ कैसी एक वाक्यता है? पदैक वाक्यता। और वाक्य एक वाक्यता क्या है? ये दिखा देंगे आगे, हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा